हेलो पीपल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आपकी दुआ से बहुत अच्छा हूँ। मैं अय्यूब साहब का बेटा, आपका कंपनी लॉ बडी हाजिर हूँ फिर से आपकी सेवा में, कंपनी लॉ को आसान बनाने में। अब हम कुछ पढ़ाई शुरू करें उससे पहले कुछ बातें करना तो ज़रूरी है। कल CSEE का रिजल्ट आया। क्या फोड़ दिया बच्चों ने यार रिजल्ट को। और ICSI ने भी कितना बेहतरीन रिजल्ट दिया है। मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट 67% रिजल्ट दिया है। तो आप सबको ICSI का भी बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने इतना बेहतरीन रिजल्ट दिया है। और बच्चों ने तो कमाल ही कर दिया, इतना ज़बरदस्त रिजल्ट वो लेके आए हैं। अब आप अगर गौर करेंगे रिजल्ट पे, तो ऑल इंडिया रैंक वन जो है शायद गुनगुन नाम है उनका, अगर मैं गलत नहीं तो। और आप लिस्ट जब देखेंगे तो जो टॉप 10 है ऑल इंडिया रैंकर्स, 10 में से 8 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। और अगर आप ये पिछला ट्रेंड देखेंगे पिछले 5 साल का, अगर आप टॉप 10 रैंकर्स निकालेंगे तो आपको 10 में से 8 उसमें से लड़कियां मिलेंगी, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, प्रोफेशनल हो। और इस बार तो CSEE का भी आ गया। तो इससे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लड़कियां बहुत ज़बरदस्त तरीके से CS को पढ़ रही है, CS में आगे निकल रही है। लड़के उनके मुकाबले पीछे हैं। वैसे लड़के पीछे ही रहेंगे बिकॉज़ वुमेन्स आर स्पेशल। अब ये तो मैंने पिछले 5-6 साल से देख लिया, शायद उसके पहले भी होगा, मैंने 5-6 साल से देखा है कि लड़कियां आगे ही हैं हमसे पढ़ने में। और यही वजह है कि हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म है, द हाउस ऑफ सीएस, जब आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इनके जो अदर फैकल्टीज़ है, तो ये पूरा वुमेन लेड प्लेटफ़ॉर्म है। सिर्फ़ एक मैं आपका मेल प्रोफ़ेसर हूँ और एक टैक्स वाले भैया करके आपको टैक्स पढ़ाएँगे, वो एक मेल प्रोफ़ेसर है। बाकी आपको JIGN जो पढ़ाएँगे वो फीमेल फैकल्टी है। आपको SBIN जो पढ़ाएँगे वो फीमेल फैकल्टी है। आपको CAFM जो पढ़ाएँगे वो फीमेल फैकल्टी है। आपको SLCM जो पढ़ाएँगे वो फीमेल फैकल्टी है। और आपको ECIPL जो पढ़ाएँगे वो भी फीमेल फैकल्टी है। तो ये क्यों? उसका रीज़न ये है कि जब वुमेन इतना बेहतरीन पढ़ सकती हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो पढ़ा भी बहुत ज़बरदस्त सकती हैं। मुझे पता नहीं क्यों मार्केट में ज़्यादा फीमेल फैकल्टीज़ अवेलेबल नहीं है। अपॉर्च्युनिटी की तो मेरा नहीं ख़्याल कोई कमी है। तो इसलिए जब मैंने ये प्लेटफ़ॉर्म बनाया तो मैंने यही सोच के बनाया था कि ये पूरा वुमेन लेड ही होगा। मैं तो सारे फैकल्टी वुमेन चाह रहा था, मगर फिर मुझे किसी वुमेन ने एडवाइस किया कि ऐसा मत करो, आप 1-2 लोग मेल फैकल्टी रहो, भले बाकी सबको फीमेल रखो। तो अब जब ये वुमेन का एडवाइस था तो मैं बोला चलो ठीक है ऐसा करते हैं। अब मैं आपको एक एक वुमेन की एक स्टोरी बताऊँ, जो बस ऑलमोस्ट क्वालिफाइड हो चुके हैं एज़ अ सीएस, उनके लास्ट 2 सब्जेक्ट बचे हैं, जो इन्होंने इस बार अपीयर हुए हैं, वो क्लियर हो जाएँगे लगभग। निकिता नाम है उनका। मेरे फ्रेंड है, EDP में मेरे साथ है। आप उनका स्टोरी सुनेंगे तो आपका यूँ हिल जाएगा बदन। तो जब उन्होंने सीएस शुरू किया था, तो कुछ शायद फाउंडेशन वगैरह क्लियर किया था, फिर उनका एक्सीडेंट हो गया था। अब जब एक्सीडेंट उनका हो गया तो वो कोमा में चले गए थे। वो 2 साल तो कोमा में रहे, 2 साल। जब एक्सीडेंट हुआ तो उनके मम्मी-पापा भी उनके साथ साथ कार में ही थे। तो अनफॉर्च्यूनेटली उनके मम्मी-पापा की डेथ हो गई थी, उस एक्सीडेंट में। अब वो 2 साल तो कोमा में थे। जब वो 2 साल के बाद कोमा में से उठे तो उनको बताया नहीं किसी ने, क्योंकि अभी वैसे वो इतने ट्रॉमेटाइज़्ड है। तो 1 साल तक तो किसी ने बताया ही नहीं कि मम्मी-पापा नहीं है। ये बोल रहे थे मम्मी-पापा वगैरह यहाँ है, वहाँ है, वगैरह, वगैरह, वगैरह। 1 साल के बाद उनको पता चला, 2 साल पहले कोमा में थे, 1 साल के बाद पता चला कि मम्मी-पापा की उस एक्सीडेंट में ही डेथ हो गई है। फिर उनकी शादी हो गई, शादी करा दी। फिर अब शादीशुदा जीवन भी सबका कोई यानी थोड़ी दिक्कतें तो नए जीवन में आती है, उनके भी आई। उसके बाद उन्होंने फिर किसी तरह खुद को वापस से समेट के इतना सारा हुआ उसके बाद समेटा, एग्ज़ीक्यूटिव क्लियर किया, प्रोफ़ेशनल क्लियर किया, अभी लास्ट 2 सब्जेक्ट बाकी है बस प्रोफ़ेशनल में जो भी ये जून 2026 में अपीयर हो गए हैं वो। और मेरे ख़्याल जितना मैं उनको जानता हूँ वो क्लियर कर लेंगे इस बार। और जब ये पढ़ रहे थे एग्ज़ीक्यूटिव, तो शी इज़ अ मदर ऑफ अ वेरी हैंडसम सन वैसे। तो बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, इतना सब कुछ पढ़ना, कोमा में से बाहर आके फिर से खुद को समेट के पढ़ना। और इसके अलावा उनके जो भाई है, जो शायद उनसे छोटे हैं, तो उनकी भी शादी वगैरह उन्होंने ही करवाई, उनको सेटल्ड किया। इतना सारा काम किया एक लेडी ने जिसका एक्सीडेंट हो गया था, जो कोमा में जा चुकी थी, जिसके मम्मी-पापा की डेथ हो गई है, जिसकी फिर शादी करा दी गई। तो आप समझिए कि वुमेन्स कितनी पावरफुल होती हैं।
ये स्टोरी बताने का आपको जो मकसद था वो यही था कि कोई अगर सोच रहा है कि यार हमारी लाइफ में तकलीफ तो ज़्यादा है, हम कैसे पढ़ेंगे और एक्सक्यूज़ निकालने की अगर सोच रहा है तो आप मेरे को बताइए इससे बड़ा अगर के साथ कुछ हुआ है तो। उसके बावजूद आज शी विल बी अ कंपनी क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी इन नेक्स्ट 1 मंथ। आप समझ लीजिए। तो अगर आप कोई ऐसा सोच रहे हैं कुछ एक्सक्यूज़, तो एक्सक्यूज़ सबके पास होते हैं, लेकिन बड़ा फिर वही बनता है जो एक्सक्यूज़ को साइड में रखकर मेहनत करना चालू करता है। अब सीएसडब्ल्यूटी का कल रिज़ल्ट आया तो बच्चे सीएस एग्ज़ीक्यूटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। अब वो शुरू करेंगे। अभी 1-2 दिन तो बच्चों आप रिलैक्स करो। लेकिन आपका ये भाई आपके लिए कंपनी लॉ का बैच ले आया है यूट्यूब पर 15 जुलाई से, 2 दिन हुए हैं। आज 3rd लेक्चर है। तो आपको कंपनी लॉ की फ़िक्र करने की ज़रूरत तो है ही नहीं। कंपनी लॉ के लिए कहीं मार्केट में इधर-उधर जाके पैसा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको जिस लेवल का मार्केट में फैकल्टीज़ पढ़ा रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं उनसे अच्छा पढ़ाऊँगा क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। जो मार्केट में अभी पढ़ा रहा है, मैं भी उन्हीं से पढ़ा हूँ, तो फिर मैं उनसे अच्छा कैसे पढ़ा दूँगा? लेकिन मैं एक उनके लेवल का आपको पढ़ा दूँगा और मैं आपके उसके लिए कुछ पैसा चार्ज नहीं करूँगा। तो अगर आप पैसा बचा के उसी लेवल का कंपनी लॉ पढ़ना चाह रहे हैं, जो मार्केट में फैकल्टीज़ पढ़ा रहे हैं, तो आपको बस यूट्यूब खोलना है रोज़ सुबह 10 बजे और आपके लिए हर रोज़ एक नया लेक्चर होगा। और फ़ीस सिर्फ़ यही है कि आप उस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा-सा सपोर्ट आपका भी लगेगा मुझे। क्योंकि आप देखिए, जब मैं ये शुरू कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी लोग इसको फेलियर गिनते हैं। क्यों? क्योंकि मैं कुछ पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोगों की सोच ये होती है कि आप जो कर रहे हो, उसमें से आप क्या कमा रहे हो भाई? अब ये मैंने कमाने के लिए किया नहीं है। ये जब मैं एक स्टूडेंट था, तो मैंने बहुत सारा ऑब्ज़र्व किया कि काफ़ी बच्चे हैं, जिनके पास ये दिक्कत आती है कि मॉनेटरी दिक्कत है उनको। तो वैसे लोग और जिनके पास मॉनेटरी दिक्कत नहीं है, वो भी क्यों पैसा ज़ाया करें एजुकेशन के लिए, ज़्यादा पैसा खर्च करें। तो इसलिए ये मैं फर्स्ट बैच लेकर आया हूँ आपके लिए फ्री। सेकंड बैच फ्री तो नहीं होगा, लेकिन एट कॉस्ट हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट बैच है, ये फर्स्ट एंड ओनली है जो आपके लिए फ्री है। डिटेल्ड ये सिर्फ़ फ्री है, लेकिन ये फ्री जैसा पढ़ाया नहीं है। इसको पढ़ाया ऐसा ही है कि अगर आप पढ़ोगे और 90 दिन के बाद जब ये कोर्स खत्म होगा, तो आप बोलोगे कि सर इसके लिए अगर आप 8,000 भी चार्ज करते तो हम दे देते। इतना डिटेल्ड इसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो अब शुरू करते हैं हम आज का अपना कंपनी लॉ का क्लास। हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 2 टाइप्स ऑफ कंपनी। उसका आज है क्लास नंबर 2। कल हमने क्लास 1 पढ़ा था। क्लास 1 में क्या पढ़ा था उसको फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। कल हमने 2 डेफिनेशन पढ़ी थी। एक कंपनी सेक्शन 2 क्लोज़ 20 और दूसरा प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लोज़ 68। कंपनी में हमने क्या पढ़ा था? क्या है कंपनी? तो कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट मतलब कि कंपनीज़ एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है तो वो हो गई कंपनी। फिर हम आ गए थे प्राइवेट कंपनी में। सेक्शन 2 क्लोज़ 68 क्या बोलता है लॉ मेकर सेक्शन 2 क्लोज़ 68 में? प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी बताओ प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी व्हिच हैज़ इट्स मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज़ मे बी प्रिस्क्राइब्ड कुछ प्रिस्क्राइब्ड है नथिंग लेकिन हमने लॉजिक लगाया था क्या सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को लिंक करके कि मिनिमम 2 रुपीस तो प्रिस्क्राइब हो ही जाएगा मिनिमम 2 रुपीस तो शेयर कैपिटल उसका हो गया पेड अप शेयर कैपिटल फिर और क्या बोला था एंड व्हिच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है व्हिच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताओ जल्दी से जल्दी व्हिच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन 3 रेस्ट्रिक्शन लगा दे हुए 3 कंडीशन उसको फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर प्राइवेट कंपनी कोई भी कंपनी अगर ये 3 कंडीशन को फुलफिल करेगी तो वो प्राइवेट कंपनी होगी। क्या है उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 3 कंट्री सबसे पहला 3 वर्ड आपको याद रखना है कीवर्ड सबसे पहला रेस्ट्रिक्ट क्या रेस्ट्रिक्ट करता है वो राइट टू ट्रांसफर द शेयर। अब रेस्ट्रिक्शन है या प्रोहिबिशन है? रेस्ट्रिक्शन है। एक ही रेस्ट्रिक्शन है क्या है कि जब किसी शेयर होल्डर को प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर को अपना शेयर बेचना है ट्रांसफर करना है तो सबसे पहले उसको दूसरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पूछना पड़ेगा। अगर वो लोग मना करते हैं तब वो फिर बाहर जाके बेच सकता है वरना पहले तो उसको उन्हीं को बेचना पड़ेगा। दूसरा क्या है रेस्ट्रिक्ट के बाद लिमिट क्या लिमिट करता है वो लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200 200 तक की मेंबर की लिमिट लगा दी है। क्या 200 से ज्यादा डिबेंचर होल्डर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन लिमिटेशन सिर्फ मेंबर्स पे है। कितने पे? 200 मेंबर्स में। एक्सक्लूडिंग दी फॉलोइंग कौन से दो लोगों को इसने एक्सक्लूड कर दिया है? पहला प्रेजेंट एम्प्लॉय दूसरा पास्ट एम्प्लॉय यानी ऐसे एम्प्लॉय प्रेजेंट एम्प्लॉय मतलब जो अभी एम्प्लॉयमेंट में है और वो मेंबर है तो उसको 200 के लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। और ऐसे लोग जो पहले एम्प्लॉय थे उस वक्त वो मेंबर थे अब वो एम्प्लॉय तो नहीं है लेकिन मेंबर है उन लोगों को भी हम
200 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। थर्ड कंडीशन, प्रोहिबिट। क्या प्रोहिबिट करता है? पब्लिक इशू। पब्लिक इशू को इसने प्रोहिबिट कर दिया है। अब आप मेरे को बताइए, पब्लिक इश्यू को भी मैंने आपको समझाया था। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 200 से ज़्यादा लोगों को कंपनी सिक्योरिटी इश्यू कर देती है, तो वो क्या हो जाएगा? पब्लिक इश्यू। लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर में 200 लोगों को कंपनी सिक्योरिटीज इश्यू करती है, तो वो क्या देगा? प्राइवेट प्लेसमेंट। सिक्योरिटीज में दोनों आ गए, शेयर और डिबेंचर। अब आप मेरे को बताइए कि डिबेंचर्स 200 से ज़्यादा हो सकते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर में नहीं, टोटल 200 से ज़्यादा लोगों को कंपनी डिबेंचर इश्यू कर सकती है। कंपनी 5,000 लोगों को भी कर सकती है। कंडीशन नंबर 2 में जो लिमिटेशन है वो मेंबर्स पे है। तो कल हमने प्राइवेट कंपनी और कंपनी को पढ़ा था, जो मैंने आपको फटाफट 5 मिनट के अंदर रिवाइज करा दिया है। ठीक है। अब आज हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, पब्लिक कंपनी। पहले मैं आपको बेयर एक्ट में डेफिनेशन दिखाता हूँ। इसका सेक्शन है सेक्शन 2 क्लोज 71। 3 लाइन की डेफिनेशन है, लेकिन हमको लगभग 1 घंटे से ज्यादा लगेगा इसका एनालिसिस करने में। आओ पहले डेफिनेशन देखते हैं, लो में क्या है। देखो, ये मैंने जो सिलेक्ट किया हुआ है, सेक्शन 2 क्लोज 71, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। देखा, रात तो बेटा कल भी हुई थी ना, रात तो कल भी हुई थी, तो फिर ये सब तो आना ही है। लेकिन फिक्र मत करो, फिर सुबह भी हुई थी, तो लॉ मेकर वापस से होश में आ गया था, तो आगे बनाएगा और अभी वो। तो ये 3 लाइन का डेफिनेशन है, जिसको हम पहले तो कंसेप्चुअली समझेंगे, फिर हम यहाँ पे आएंगे। ये बस मैं आपको दिखाने लाया हूँ कि ये 3 लाइन है जस्ट, जिसको हम लगभग 1 घंटा लगाएंगे एनालिसिस करने में। तो आ जाइए, पढ़ते हैं क्या है पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी जो है वो, पब्लिक कंपनी क्रिएट करने के लिए अगर मैं आपको बताऊं, 2 तरीके होते हैं to create a public company. There are two methods. अब वैसे ऐसी कोई मेथड्स नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने दो में इसको बाइफरकेट करा, ताकि आपको डेफिनेशन ज्यादा अच्छे से समझ में आए। मेथड 1, और ये मेथड मेथड 2। अब मेथड 1 क्या है? क्या बोला है लॉ मेकर ने? पब्लिक कंपनी मीन्स कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। आप देखो, मतलब इतना मुश्किल मुश्किल लॉ मेकर बना रहा है कि क्या करेंगे बताओ। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। जैसा मैंने आपको बताया, रात तो हुई थी कल भी, हुआ था फिर, तो उसमें तो बता दिया, लेकिन फिर सुबह भी हुई ना, फिर सुबह हुई तो वापस डिटेल बनाया। अब देखो सुबह में क्या करा। तो क्या बोला लॉ मेकर ने? पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। वो आपको लग रहा है यार क्या लिख दिया लॉ मेकर ने, लेकिन लॉ मेकर ऐसा नहीं है, रोज रात को नहीं फूकता भाई, उस रात को नहीं फूका था, ये इरादतन लिखा है। अब इसका एनालिसिस आप समझो। विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी मीन्स का मतलब क्या, कि वो जो 3 कंडीशन एओए में थी, प्राइवेट कंपनी के एओए में, वो कंडीशन पब्लिक कंपनी के एओए में नहीं होगी। मतलब यहाँ नीचे आइए, क्या था प्राइवेट कंपनी में, क्या लिखा था? ये पब्लिक कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी। क्या था प्राइवेट कंपनी में? पहला रेस्ट्रिक्शन था किस पे? शेयर ट्रांसफर पे। तो यहाँ क्या होगा? फ्रीली ट्रांसफरेबल होंगे शेयर। दूसरा क्या था? लिमिटेशन था किस पे? नंबर ऑफ मेंबर्स पे, कितने हो चाहिए मैक्सिमम मेंबर्स? 200। तो यहाँ क्या होगा? मैक्सिमम मेंबर्स अनलिमिटेड। थर्ड क्या था? प्रोहिबिशन था किस पे? पब्लिक इशू पे। तो यहाँ क्या होगा? पब्लिक इशू अलाउड है। तो ये जो लॉ मेकर ने बोला है कि पब्लिक कंपनी मींस कंपनी विच इज नॉट प्राइवेट कंपनी, उसका मतलब है वो ऐसी कंपनी जो ये 3 में से कोई कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, मतलब उसके लिए ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, तो वो कंपनी को माना जाएगा पब्लिक कंपनी। लेकिन डेफिनेशन अभी यहाँ पर खत्म हुआ नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ये अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई मसला नहीं है।
अब आप आइए। इसको मैं रफ कर दूं पहले। ओके, अब आगे आते हैं अपन डेफिनेशन पे। तो क्या बोला लॉ मेकर ने? पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड विच हैज इट्स मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब। फिर से वही बात, कौन प्रिस्क्राइब करेगा? कौन प्रिस्क्राइब करेगा? एमसीए। कहाँ पे प्रिस्क्राइब करेंगे? रूल्स में। रूल्स बनाने की पावर कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 469। ये आपको बार बार बोलते रहना तो आपको याद हो जाएगा। अब क्या कुछ प्रिस्क्राइब किया है अभी तक? नथिंग हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड येट। लेकिन हम सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को पढ़कर आए हैं, लिंक करके पढ़ा है हमने। अब वापिस से सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को लिंक करेंगे तो कितने मिनिमम पर्सन रिक्वायर्ड है पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए? कितने? 7। और दिए हुए मेंबर, इनको क्या बोला जाएगा? सब्सक्राइबर। हर सब्सक्राइबर को कितना शेयर परचेज करना है? एटलीस्ट 1। तो इसलिए क्या हो जाएगा, भले मिनिमम कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं है, लेकिन हमको तो पता है ना कि एटलीस्ट 7 रुपीज का तो पेड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल पब्लिक कंपनी का होगा ही। ये लॉजिक है। लिखना आपको एग्जाम में नहीं है, आपको एग्जाम में यही लिखना है एज में बी प्रिस्क्राइब। लेकिन लॉजिकली आपको मालूम होना चाहिए कि कम से कम 7 रुपए तो होगा ही, भले कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है। ठीक है? तो ये एक डेफिनेशन दी है फर्स्ट मेथड में। क्या बोला है लॉ में करना? पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड विच हैज ए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब। लेकिन लॉ मेकर अभी आएगा वापिस, वापिस से आएगा, उसकी काबिलियत बताएगा तुमको। तब तक आप ये पढ़ो, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का डिफरेंशिएशन मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके मॉड्यूल में है इसलिए। ठीक है? तो पहले तो ये बहुत आसान है, पहले तो वो 3 कंडीशन में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्या है पहला प्राइवेट कंपनी के लिए? रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, और यहाँ शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल। दूसरा क्या है? मिनिमम मैक्सिमम मेंबर्स 200, मैक्सिमम मेंबर्स अनलिमिटेड। थर्ड डिफरेंशिएशन क्या है, जल्दी बताओ? पब्लिक इशू, प्रोहिबिशन। पब्लिक इशू, अलाउड। मिनिमम मेंबर्स पढ़ा था हमने सेक्शन 3 में, 2। मिनिमम मेंबर्स पब्लिक कंपनी के 7। मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होंगे? मिनिमम डायरेक्टर्स प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स 3। कहाँ लिखाई है? सेक्शन 149 सब सेक्शन 1। मैक्सिमम डायरेक्टर्स, जल्दी, 15। पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम डायरेक्टर्स 15। तो ये मोटा मोटा आपको डिफरेंशिएशन मैंने बताया प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का। फिर भी 6 पॉइंट है, को आराम से जो आंसर, ऐसे इतना आसान आसान तो आंसर पूछेगा नहीं आपको ऐसे ऐसा ही, लेकिन फिर भी आपके मॉड्यूल में था तो मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं मेथड 2 पे। क्या बोला पहली मेथड में? फिर से मेरे को बता दीजिए फटाफट, सेक्शन 2 क्लोज 71 में क्या बोलता है? बोलता है पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड विच हैज इट्स मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब दूसरी मेथड क्या बोलता है? अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी shall be deemed to be a पब्लिक कंपनी। क्या बोला लॉ मेकर? कि ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, उस प्राइवेट कंपनी को भी हम मान लेंगे कि वो पब्लिक कंपनी है।
भले ही वो प्राइवेट कंपनी है लेकिन उसको मान लिया जाएगा कि वो पब्लिक कंपनी है। अब सब्सिडरी कंपनी कैसे है, तो वैसे तो हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, बहुत डिटेल में, उसमें भी अलग से आपको कम से कम डेढ़ पौने 2 घंटे की क्लास लग जाएगी। लेकिन मैं आपको जरा सा बात आई है तो टच देता हूँ सब्सिडरी कंपनी क्या है। समझ लीजिए ये है ABC लिमिटेड और ये है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। अब ABC लिमिटेड XYZ प्राइवेट लिमिटेड में अगर मोर देन 50% वोटिंग राइट एक्वायर कर लेती है तो ये क्या हो जाएगी, ABC लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी, ये XYZ प्राइवेट लिमिटेड के लिए होल्डिंग कंपनी हो जाएगी। अभी आप वैसे तो सब्सिडरी कंपनी और डिटेल डेफिनेशन है, बाकी यहाँ पे इतना समझ लेंगे आप तो आपके लिए काफी है। मोर देन 50% ऑफ वोटिंग राइट अगर एक्वायर कर लेती है कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी में, तो वो जो दूसरी कंपनी है जिसके वोटिंग राइट एक्वायर्ड हुए हैं, वो कंपनी जिसने एक्वायर्ड की है उसकी सब्सिडरी बन जाती है, और जिसने एक्वायर्ड की है वो उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी बन जाती है। ये इतना सा रिलेशन है। क्या बोल रहा है लॉ मेकर कि ऐसी प्राइवेट कंपनी जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, उस प्राइवेट कंपनी को भी हम मान लेंगे कि वो पब्लिक कंपनी है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगा, आपके दिमाग में भी आना चाहिए, नहीं आया तो चलो ठीक है, मेरे दिमाग में आया मैं बताता हूँ कि सर ये लॉ मेकर ऐसा क्यों कर रहा है। अगर भले ही उस प्राइवेट कंपनी के अंदर 50% वोटिंग राइट पब्लिक कंपनी ने एक्वायर कर लिए, वो प्राइवेट कंपनी एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी बन भी गई, तो भी लॉ मेकर फिर ये उसको डीम्ड क्यों पब्लिक कंपनी मान रहा है, उसको प्राइवेट कंपनी रहने दो ना, क्या दिक्कत है, क्यों उसको जबरदस्ती पब्लिक कंपनी माना जा रहा है, ऐसा क्यों, रीजन क्या, लॉजिक, हम हर चीज के पीछे लॉजिक पढ़ेंगे, इसी को तो बोलते हैं एनालिसिस। जो सिर्फ लिखा है वो पढ़ा दो तो क्या मतलब। क्यों लॉ मेकर ऐसा कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ कि प्राइवेट कंपनी एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हुई तो फिर हम उसको पब्लिक कंपनी मान लेंगे, क्यों, रीजन, अगर आपको पता है तो डालिए फटाफट कमेंट में जल्दी कि ऐसा लॉ मेकर ने क्यों लिखा, क्यों जबरदस्ती एक बेचारी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी बनाने पे तुला हुआ है, क्यों, कमेंट भर दीजिए फटाफट, मैं तो आपको बताने वाला हूँ, आप कमेंट भर दीजिए जल्दी। रीजन ये है कि जो कंपनीज एक्ट है आपका, कंपनीज एक्ट 2013, ये जो कंपनीज एक्ट 2013 में जितने भी प्रोविजंस है, कंपनीज एक्ट 2013 पूरा के पूरा कंपनीज एक्ट 2013 पब्लिक कंपनी पे अप्लाई होता है, लेकिन पूरा के पूरा कंपनीज एक्ट 2013 प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं होता। प्राइवेट कंपनी पे कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो अप्लाई ही नहीं होते, काफी सारे कंपनी एक्ट के प्रोविजंस प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं होते, लेकिन पब्लिक कंपनी पे पूरा के पूरा कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है। तो अगर ऐसी प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, उस पे सारा पब्लिक कंपनी का इन्फ्लुएंस है, तो लॉ मेकर चाहता है कि उस प्राइवेट कंपनी पे भी पूरा के पूरा कंपनीज एक्ट अप्लाई हो। इसलिए उसने कह दिया कि भाई ऐसी प्राइवेट कंपनी जो एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है उसको हम पब्लिक कंपनी ही मान लेंगे। रीजन क्या है कि लॉ मेकर को उसके ऊपर सारे प्रोविजंस को अप्लाई करना है। प्राइवेट कंपनी आप देखोगे तो बहुत सारे, जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो बहुत सारा सीधा एग्जाम्पशन आ जाएगा उस सेक्शन में कि दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन प्राइवेट कंपनी सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, कुछ प्रोविजन बिना कंडीशन के वो प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई ही नहीं होते हैं। आप समझ रहे हैं, वो अप्लाई ही नहीं होते हैं। तो लॉ मेकर ये चाहता है कि इस कंपनी पे पूरा के पूरा कंपनीज एक्ट अप्लाई होना चाहिए, इसलिए उसने कह दिया कि भाई जो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है उसको हम पब्लिक कंपनी ही मानकर चलेंगे, मतलब उस पे हम कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजंस को अप्लाई करेंगे इस तरीके से कि जैसे वो पब्लिक कंपनी है। ये रीजन था ये वाला क्लॉज लाने के लिए, आप समझ रहे हो कि ये क्यों लेकर आया लॉ मेकर। अब ये तो हुआ कि भाई अगर ऐसा हुआ तो इसको हम पब्लिक कंपनी मान लेंगे, ठीक है। तो फिर एक और सवाल आया, देखो सवाल तो मेरे पास बहुत आते हैं, जवाब तो शायद कम रहता है। सवाल सवाल दिमाग में आते रहते हैं कि सर आपने बोला, आपके दिमाग में भी आना चाहिए, आपने तो कह दिया सर कि चलो कि जो प्राइवेट कंपनी अगर पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो उसको पब्लिक कंपनी अब मान लिया जाएगा। तो अब सवाल ये आया
सिर्फ ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसको आपने पब्लिक कंपनी मान लिया है, मतलब कि उसको हम बोलेंगे डीम्ड पब्लिक कंपनी। तो ये जो डीम्ड पब्लिक कंपनी हो गई है, जो असल में तो प्राइवेट कंपनी है लेकिन आपने उसको पब्लिक कंपनी मान लिया, तो अब क्या उसको वो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 3 कंडीशंस आपने बताई है, सेक्शन 2 क्लोज 68 में, क्या उसको ये 3 कंडीशन अब फुलफिल करनी है क्या? सवाल वैसे ज़बरदस्त है, क्योंकि सर आपने तो कह दिया कि इस कंपनी को हम डीम्ड पब्लिक कंपनी मान लेंगे। इसके ऊपर सारे प्रोविजंस इस तरीके से अप्लाई होंगे जैसे कि ये पब्लिक कंपनी है, इसलिए इस पे सारा कंपनीज़ एक्ट अप्लाई करेंगे हम। तो अब आपने इसको डीम्ड पब्लिक कंपनी मान लिया है, तो क्या वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की 3 कंडीशन है, क्या इसको अभी भी वो फुलफिल करना पड़ेगा क्या? ये सवाल उठा था। अब इसका जवाब था नहीं किसी के पास, क्योंकि उन्होंने मुझसे कंपनी लॉ नहीं पढ़ा था ना भाई। तो अब मेरे से कंपनी लॉ पढ़ा नहीं था, तो जवाब नहीं था उनके पास। तो कहाँ गए वो? अब जब भी आपको किसी चीज़ का जवाब नहीं मिलेगा, तो हिंदुस्तान में आपको कहाँ जाना पड़ेगा? कोर्ट के पास। तो वो चले गए कोर्ट के पास। एक केस हुआ। क्या हुआ? केस लो का नाम था होटल क्वींस रोड लिमिटेड वर्सेस वर्सेस हिल क्रेस्ट रियलिटी। क्या मेरे को भी नाम तो याद नहीं रहता ना भाई, नाम तो देखना पड़ेगा ना यार। प्राइवेट लिमिटेड है ये। ये क्या क्या केस हुआ? होटल क्वींस रोड प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस हिल क्रेस्ट रियलिटी। अब उन्होंने तो मुझसे पढ़ा नहीं था कंपनी लॉ, वरना मैं उनको बता देता कि भाई असल में क्या होगा। तो वो चले गए कोर्ट के पास, जज के पास पहुंच गए। पढ़ा तो जज ने भी नहीं था ना मुझसे, जज ने भी मुझसे नहीं पढ़ा था कंपनी लॉ, तो जज को भी कैसे पता होगा? तो जज के पास जब गए कि सर जी ऐसा 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 मसला हुआ है, अब क्या मानेंगे इसको? क्या एओए की कंडीशन फुलफिल करनी है क्या प्राइवेट कंपनी को, इस ऐसी प्राइवेट कंपनी को जो डीम्ड पब्लिक कंपनी है? अब जज ने भी मेरे वास्ते तो पढ़ा नहीं था, तो उसको भी तो आना नहीं था। तो उसने एक तारीख दे दी कि चलो अगली तारीख पे मैं बताऊंगा आपको, टाइम लेने के लिए, अल्टीमेटली उसको पूछना आना था। तो जज का फिर बाद में मेरे पे फोन आया कि यासीन भाई, तो मैंने बोलो भाई। बोले ऐसा 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 और ऐसा ऐसा ऐसा। मैं बोला यार बात तो बहुत जबरदस्त है ये। फिर मैंने उनको बोला एक काम करो, कान लाओ इधर, तुमको मैं बताऊं असल में क्या है। तो फिर मैंने उनको बताया भाई ऐसा 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 और ऐसा ऐसा ऐसा। बोले बात तो सही है यार, चलो अब मैं ये बता देता हूँ। अब वो गए, अगले जब तारीख आई बैठे, तो उन्होंने फिर बोला, क्या बोला बताता हूँ मैं आपको उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला इस केस में कि पहले तो जो हमने बोला है वो तो बोला ही क्या, प्राइवेट कंपनी विच इज, ये आपको लिखना है, अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी shall be deemed as पब्लिक कंपनी। ये तो आपको पता ही है। बट यहाँ पे ये जो उसने कल मेरे से पूछना आया था कि भाई बताओ क्या करो, मैंने बोला ऐसा ऐसा ऐसा। तो क्या बोला इसने फिर? बट दिस सच कंपनी शाल कंटिन्यू, क्या बोला? सच कंपनी शाल कंटिन्यू टू कंप्लाई these 3 conditions of एओए। मतलब वो जो 3 कंडीशंस है कि भाई रेस्ट्रिक्शन है राइट टू ट्रांसफर पे, लिमिटेशन है नंबर ऑफ मेंबर्स पे अप टू 200 एंड प्रोहिबिशन है पब्लिक इशू के लिए, ये तीनों कंडीशन उसको फुलफिल करनी ही है। भले ही उसको डीम्ड पब्लिक कंपनी मान लिया गया है, मगर है तो वो प्राइवेट कंपनी ही। वो तो हमको उस पर बहुत सारे कंप्लायंस लगाने थे, पूरा कंपनीज एक्ट उस पे अप्लाई करना था, इसलिए हमने हमारे फायदे के लिए उसको डीम्ड पब्लिक कंपनी माना है। मगर वो है तो प्राइवेट कंपनी ही, उसको मान लिया गया है पब्लिक कंपनी, तो इसलिए जो एओए में 3 कंडीशंस है, वो उसको फुलफिल करनी ही है। इस केस में ये बोला गया।
अब आप क्या लगता है, जब जज मेरे पास आया था तो मैंने क्या बोला था उसको कान में? वो जब मेरे पास आया उसने मेरे को बोला भाई ऐसा 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 और ऐसा ऐसा ऐसा। मैंने उसको बोला भाई मैं तो अभी 8वीं में हूँ। छोटा था ना मैं तो वो टाइम जब केस हुआ था, तो यार मेरे को कहाँ से पता होगा। मैंने बोला भाई मैं तो अभी 8वीं में हूँ, तू थोड़ा जब ज्यादा आ गया, अभी फ्यूचर में जाने दे मेरे को पहले। तो उसने बोला अब क्या करूँ, तो मैंने उसको कान में फिर नाम दिए 3-4 सर लोगों के। शुभम शुक्लेचा सर, अनूप जैन सर, शुभम मोदी सर, विकास वोहरा सर, और अगर मैं नहीं भूला प्रवीण चौधरी सर, जो मार्केट में पढ़ा रहे हैं, जिनसे मैं भी पढ़ा हूँ। तो मैंने उनके नाम दिए इसको, जज को, कि आप जाके उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे क्या करना है, उनको पता होगा। तो उन्होंने बताया इनको और इन्होंने ये किया, और मैं अब आपको बता रहा हूँ। तो मैंने जज को नहीं बताया था भाई, अपने तो छोटे थे, बटा हम 8वीं में थे। समझ रहे हो तुम? तो क्या समझे, क्या आया ये केस में, कि भाई भले ही वो डीम्ड पब्लिक कंपनी है, लेकिन लॉ मेकर ने उसको अपने फायदे के लिए डीम्ड पब्लिक माना, ताकि उस पे सारे प्रोविजंस अप्लाई करते हुए कंपनीज एक्ट के। मगर उसको ये 3 कंडीशन तो फुलफिल करनी ही है जो उसके एओए में लिखी है। समझ रहे हो आप? ये कंडीशन से वो बचेगा नहीं। अब थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं। समझ लीजिए, एग्जाम्पल लीजिए, ये एबीसी लिमिटेड, इसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 50 करोड़। क्या बात कर रहे हो सर? और ये है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, इसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 50 करोड़। अब एक सेक्शन आपको मैं लिंक करवाता हूँ, सेक्शन सेक्शन 204 क्या बोलता है? सेक्शन 204 पहले तो किस चीज के बारे में बात करता है आपको ये मालूम होना चाहिए। सेक्शन इसके बारे में बात करता है, तो आपको उसके अंदर क्या लिखा है वो ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाएगा। क्या बोलता है सेक्शन 204, बताओ? तो सेक्शन 204 सेक्रेटरियल ऑडिट के बारे में बात करता है। क्या बोलता है? एनी पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹50 करोड़ और मोर, 50 करोड़ या उससे ज्यादा अगर किसी भी पब्लिक कंपनी का अगर पेड अप शेयर कैपिटल है, तो उस पब्लिक कंपनी को सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना पड़ेगा। क्या बोला 204 ने? एनी पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹50 करोड़ और मोर नीड्स टू कंडक्ट अ सेक्रेटरियल ऑडिट। अब आप मेरे को बताइए, जो मैंने आपको सिचुएशन दी ऊपर, एबीसी लिमिटेड और XYZ प्राइवेट लिमिटेड, तो किस कंपनी को यहाँ पर सेक्रेटरियल ऑडिट कराना है? किस पर अप्लाई होगा, जल्दी से बताइए। कौन सी कंपनी को सेक्रेटरियल ऑडिट कराना है? सिर्फ एबीसी को कराना है, सिर्फ XYZ प्राइवेट लिमिटेड को कराना है, या फिर दोनों को कराना है? जल्दी, फटाफट, किसको कराना है? सिर्फ एबीसी लिमिटेड को ही तो कराना है यहाँ पर, क्योंकि एबीसी लिमिटेड पब्लिक कंपनी है और उसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। वो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो तो लिखा ही नहीं है लॉ मेकर ने। तो किसको यहाँ पे कराना है सेक्रेटरियल ऑडिट? सिर्फ एबीसी लिमिटेड को। XYZ प्राइवेट लिमिटेड को कराना है? जल्दी, कराना है क्या? नहीं कराना है। आ जाइए दूसरा एग्जाम्पल में देता हूँ। ये एग्जाम्पल हम रखते हैं, ABC लिमिटेड एंड XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल कितना है एबीसी लिमिटेड का? 50 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल। प्राइवेट लिमिटेड का कितना है? 50 करोड़। कितना? 50 करोड़। अब यहाँ पे हुआ क्या? एबीसी लिमिटेड हैज एक्वायर्ड 60% वोटिंग राइट इन XYZ लिमिटेड। तो इससे क्या हो गया, ये XYZ लिमिटेड क्या बन गई? सब्सिडरी कंपनी बन गई। एबीसी क्या बन गई? इसकी होल्डिंग बन गई। अब आप मेरे को बताइए कि किन कंपनी को यहाँ पर सेक्रेटरियल ऑडिट कराना है? जल्दी, 200 सेक्शन 204 के तहत कौन सी कंपनी को यहाँ पर सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना है? जल्दी फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। देखो मैंने पिछले लेक्चर में भी देखा, आप कमेंट सेक्शन में बताते नहीं है। आप जब तक खुद से आंसर नहीं देंगे, आपको दिमाग में ये सबकॉन्शियसली फिट नहीं होगा। आप जब खुद से आंसर देने लगेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस दिमाग उसको कैच कर लेता है, वो आपको भूलने नहीं देगा वापस कभी। ये मेरे को भी इतना सारा इसलिए याद है कि ये जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, इसका मैं खुद भी रिटर्न नोट्स बनाता रहता हूँ बार बार बैठ के, भले ही मुझे पता है लेकिन फिर भी लिखता रहता हूँ, ताकि वो सबकॉन्शियस माइंड में फिट रहे। आप भी कमेंट सेक्शन को फटाफट भरिए।
तो इन दोनों में से आप मुझे बताइए कौन सी कंपनी को सेक्रेटरियल ऑडिट कराना पड़ेगा? यहाँ पर एबीसी लिमिट को कराना पड़ेगा कि नहीं बताइए? क्या है एबीसी लिमिटेड पब्लिक कंपनी, पेड ऑफ शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा कराना पड़ेगा? बिल्कुल। एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड, जल्दी बताइए, एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड को कराना पड़ेगा या नहीं कराना पड़ेगा? क्या है एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड? सब्सिडरी है किसकी? एबीसी लिमिटेड, यानी प्राइवेट कंपनी एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, यानी उसको क्या माना जाएगा? पब्लिक कंपनी। मैंने आपको अभी बताया था, पब्लिक कंपनी अगर उसको माना जाएगा तो उस पे वो सारे प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे जो पब्लिक कंपनी पे होते हैं। तो क्या इस पे भी सेक्रेटरी ऑडिट का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल। अब क्योंकि ये सब्सिडरी कंपनी है एक पब्लिक कंपनी की, इसलिए इसको भी अब 50 करोड़ से ज्यादा रीच ब्रीच होने के बाद अब करवाना पड़ेगा सेक्रेटरी ऑडिट। आप देखो कितना जबरदस्त हम एनालिसिस कर रहे हैं अभी। डेफिनेशन 3 लाइन का डेफिनेशन है ये, 3 लाइन का। मैं आपको 3 लाइन खत्म करके ज्यादा से ज्यादा उस पर 10 मिनट डिस्कशन करूँ और खत्म कर सकता हूँ, मगर ये हमारा मोटो नहीं है। हम ऐसा पढ़ाने वाले हैं कि आपको लगेगा 90 दिन के बाद कि यार अगर सर मांग लेते 8,000 रुपये मुझसे तो मैं दे देता, लेकिन फिक्र मत करो मैं मांगूंगा नहीं। बस आप लाइक सब्सक्राइब करते रहो, बाकी आपसे पैसे नहीं मांगे जाएंगे, समझ रहे हो? क्योंकि हमारा वो मोटो नहीं है। अब फिर से हम ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इसके अंदर मैं आपको कम से कम 8-10 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, तो एग्जाम्पल आप ये याद रख लीजिए। एबीसी लिमिटेड है, ठीक है, और है एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड हैज एक्वायर्ड 60% voting right in XYZ Private Limited, and therefore XYZ Private Limited become the subsidiary company of ABC Limited, and ABC Limited become the holding company of XYZ Private Limited, and as a result XYZ Limited become a private limited become a deemed public company। इतना हमने पढ़ चुके हैं बराबर। ये आपको मेरे ख्याल में पता भी होगा कि अब ये और आपके दिमाग में ये बैठ गया। अब हम इसका थोड़ा-सा क्वेश्चन फॉर्म में एनालिसिस करेंगे। मैं आपको 8-10 अभी सिचुएशंस देके ऐसा समझाऊँगा कि ज़िंदगी में फिर आप इसको कभी भूल नहीं पाएँगे। अब आप मेरे को बताइए, पहले थोड़े-से आसान क्वेश्चन जो आपको फटाफट आ जाए, फिर हम हार्ड क्वेश्चन्स पे पहुँचेंगे, ठीक है? अब आप मेरे को बताइए, ये डीम्ड पब्लिक कंपनी बन गया, क्वेश्चन 1। क्योंकि ये डीम्ड पब्लिक कंपनी बन गया है, तो क्या इसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है? जल्दी बताइए। क्या ये डीम्ड पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है क्या? अरे अभी तो पढ़ा, वो केस में जो जज मेरे से पूछना आया था, अभी तो समझाया तुमको कि एओए का 3 कंडीशन तो उसको सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। तो शेयर्स तो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ही रेस्ट्रिक्शन लगाता है। सेकंड, अब आप मुझे बताइए क्या मैक्सिमम नंबर 200 से ज्यादा हो सकते हैं क्या? फटाफट फटाफट, जल्दी। क्या ये डीम्ड पब्लिक कंपनी के मैक्सिमम मेंबर 200 से ज्यादा हो सकते हैं क्या? अगेन नो। फिर से वही आर्टिकल का कंडीशन तो इसको सेटिस्फाई करना ही है। आर्टिकल में क्या लिमिट लगा दिया है? 200, सेक्शन 2 क्लोज 68 के आर्टिकल में जो प्रोविजन है उसमें। थर्ड, क्या ये डीम्ड पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू ला सकती है क्या? जल्दी फटाफट, बहुत आसान आसान पूछ रहा हूँ अभी, तो हार्ड पे तो अब आऊंगा। क्या ये डीम्ड पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू ला सकती है क्या? नहीं। रीजन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में थर्ड कंडीशन पब्लिक इशू लाना अलाउड नहीं है। अब थोड़े से सिचुएशंस आपके लिए मैं हार्ड करता हूँ, ठीक है? अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसको डीम्ड पब्लिक कंपनी तो मान लिया, हम तो मानना नहीं चाहते थे, अपन क्या करें, लॉ मेकर ने लिखा तो मानना पड़ेगा, वरना आईसीआईसीआई वाला हमको मार्क्स नहीं देगा। हमारे मानने से कुछ नहीं होता भाई, जो जो मनवा रहे हो मानना ही पड़ेगा आपको, आपकी राय जो भी हो। लॉ का ऐसा ही है। कई बार लॉ में आप एग्री नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इसमें तो नहीं, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे, ज्यादातर आप क्रिमिनल लॉ में ये सब देखेंगे कि यार ये प्रोविजन सही नहीं लग रहा, मैं इससे एग्री नहीं कर रहा हूँ, अपन क्या करें। लॉ वही है, आपको लिख दिया गया है तो मानना है जब तक कि वो चेंज नहीं होता। तो अब मेरा सवाल है आपसे, क्या ये जो डीम्ड पब्लिक कंपनी है एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड, ये जो डीम्ड पब्लिक कंपनी है, क्या 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 इसको अपने नेम के आगे से
प्राइवेट लिमिटेड हटाकर पब्लिक लिमिटेड लगाना पड़ेगा क्या? यानी सिर्फ लिमिटेड, आप समझ लो, पब्लिक लिमिटेड में सिर्फ लिमिटेड लगता है। क्या इसको ये चेंज करना पड़ेगा क्या? बताओ जल्दी से। क्या उसको अपना नाम चेंज करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से लिमिटेड कंपनी यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी करना पड़ेगा क्या? जल्दी, फटाफट। यूट्यूब पे आप बताना पड़ेगा। देखो फिर आप अगर एंगेज नहीं होंगे, आप अगर इंटरेक्ट बराबर नहीं करेंगे तो फिर मेरा भी मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। पैसा तो मैं ले नहीं रहा हूँ, तो मेरा एकमात्र मोटिवेशन ये है कि आपके साथ मैं एंगेज कर पाऊँ। और मेरा ख्याल है मैं पढ़ा ऐसा ही रहा हूँ कि मैं आपको एंगेज कर रहा हूँ, तो आपको होना पड़ेगा। बताइए जल्दी। क्या ये डीम्ड पब्लिक कंपनी, जिसको हमने पब्लिक कंपनी अब मान लिया है, क्या इसको प्राइवेट लिमिटेड से, अपने नाम में से प्राइवेट लिमिटेड हटाकर लिमिटेड लगाना पड़ेगा क्या? जल्दी 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 फटाफट। तो आंसर है नहीं। ये अपने आगे प्राइवेट लिमिटेड ही लगाएंगे। मैंने आपको बताया ये है तो प्राइवेट लिमिटेड ही। ये तो हमने इसको क्यों डीम्ड पब्लिक कंपनी क्यों मान लिया? क्योंकि लॉ मेकर को इसको इस पर सारे प्रोविजंस को अप्लाई करना था कि भाई इसको अप्लाई कर लो, वरना तो फिर दिक्कत ये आएगी कि पब्लिक कंपनी बार बार प्राइवेट कंपनी बना बना कर अपना 51 60 80% वहां पर होल्ड करके फिर उल्टे सीधे काम करने लग जाएगी। मैं आपको सब्सिडरी कंपनी जब समझाऊंगा अगली क्लास में, तो मैं आपको बताऊंगा, आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। हम हमारे लेक्चर्स में सिर्फ डिस्कशन नहीं करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, एक मूवी का वीडियो, जिससे मैं आपको फिर सब्सिडरी कंपनी में समझाऊंगा कि दिक्कत क्या आ सकती है, कंफ्यूजन कैसे क्रिएट हो सकता है। तो कल जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें अपन पहले यूट्यूब पे एक वीडियो देखेंगे, एक मूवी का वीडियो देखेंगे। तो उससे मैं आपको बताऊंगा कि सब्सिडरी कंपनी में कंफ्यूजन क्या क्या आ सकता है, क्यों लॉ मेकर इतना स्ट्रिक्ट हो जाता है जब सब्सिडरी कंपनी की बात आती है, क्यों लॉ मेकर ने प्राइवेट कंपनी को डीम्ड पब्लिक कंपनी मान लिया, क्योंकि अगर ना मानता तो बहुत सारे कांड हो जाते हैं इसलिए। लेकिन असल में तो वो प्राइवेट कंपनी है, तो क्या उसको नाम बदलने की जरूरत है? उसके एओए में यही लिखा रहेगा, प्राइवेट कंपनी, उसको नाम बदलने की जरूरत नहीं है। वो अभी भी XYZ प्राइवेट लिमिटेड ही रहेगी। बस उस पे प्रोविजंस इस तरीके से अप्लाई होंगे जैसे कि वो एक पब्लिक कंपनी है। ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन पे आते हैं। अब आप मेरे को बताइए, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। प्राइवेट कंपनी में कितने मिनिमम डायरेक्टर्स अभी मैंने बताया? दो चाहिए। पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स कितने चाहिए? तीन चाहिए। ये मिनिमम डायरेक्टर्स वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये कौन सा है? प्राइवेट कंपनी, ये पब्लिक कंपनी। तो ये रूल है बराबर। अब आप मेरे को बताइए, ये जो डीम्ड पब्लिक कंपनी है, क्या ये डीम्ड पब्लिक कंपनी को अपने डायरेक्टर्स बढ़ाकर तीन करने पड़ेंगे क्या? प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? दो। लेकिन क्योंकि ये डीम्ड पब्लिक कंपनी हो गई है, तो क्या इसको डायरेक्टर्स बढ़ाकर दो से तीन करने पड़ेंगे क्या? जल्दी। सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 है ये। क्या इसको डायरेक्टर्स दो से बढ़ाकर तीन करने पड़ेंगे क्या? यस। क्या बोला मैंने अभी आपको कि डीम्ड पब्लिक कंपनी इसको माना ही इसलिए गया है कि इस पे सारे प्रोविजंस इस तरीके से अप्लाई कर दिया जाए जैसे ये पब्लिक कंपनी है। तो क्योंकि ये पब्लिक कंपनी अगर इसको मान के चल रहे हैं, तो फिर डायरेक्टर भी तो तीन करने पड़ेंगे ना भाई, दो से। तो यस, जैसे ही ये डीम्ड पब्लिक कंपनी बनेगी, इसको दो से बढ़ा करके अपने डायरेक्टर को तीन करना पड़ेगा। यार आज तो पानी लेकर नहीं बैठा मैं। ठीक है। अब तो आप समझ गए, डायरेक्टर्स तीन करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि डीम्ड पब्लिक कंपनी माना है और पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर्स मिनिमम कितने हैं? तीन। अब एक चीज और है, थोड़े से आप कंफ्यूज ज्यादा हो जाओगे उसमें, लेकिन मेरा काम ही है कि पहले आपको मैं कंफ्यूज कर दूं, फिर कंफ्यूजन को जबरदस्त तरीके से दूर कर दूं। ये थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, थोड़ा ज्यादा ट्रिकी है। इसमें आपको एक वर्ड का इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, तब जाके आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है। अब आप मेरे को बताइए, ये सिक्स्थ में मिनिमम मेंबर्स कितने हैं प्राइवेट कंपनी के लिए? कितने हैं मिनिमम? ऐसे मत पढ़िए, रुक जाओ। सेक्शन 3 क्या बोलता है? मिनिमम पर्सन रिक्वायर्ड टू
इनकॉर्पोरेट प्राइवेट कंपनी इज कितने पर्सन है? 2 मेंबर। यानी सेक्शन 3, 4 और 2 क्लोज ऑफ 55 को हम लिंक कर लिया। और मिनिमम मेंबर रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट प्राइवेट कंपनी इज 2। कितने हैं? 2। और वहीं क्या बोलता है? मिनिमम मेंबर या भी पर्सन, चलो जो भी आपका लिखना हो, रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट पब्लिक कंपनी इज कितना है? 7 मेंबर्स। तो अब आप मेरे को बताइए, आप देखना सिर्फ एक शब्द का खेल है इसमें, जो मैंने लिखा है ये 2 लाइन, इसमें एक शब्द ऐसा है जो चीजों को बदल के रख देगा। अब आप मेरे को बताइए कि ये जो डीम्ड पब्लिक कंपनी है, क्या इसको अपने मेंबर्स बढ़ाकर 7 करने पड़ेंगे क्या? अगर मिनिमम 2 मेंबर है और 2 मेंबर से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, तो क्या इसको बढ़ाकर 7 मेंबर्स करने पड़ेंगे क्या जब वो डीम्ड पब्लिक बन गई? जब इसको पब्लिक कंपनी ने वोटिंग राइट एक्वायर करके खुद की सब्सिडरी बना लिया और ये डीम्ड पब्लिक कंपनी बन गई, तो क्या अब इसको अपने मेंबर्स बढ़ा के 7 करने पड़ेंगे क्या? फटाफट फटाफट, जल्दी। देखो इसका आंसर आप दीजिए। गलत तो गलत दीजिए। आप जब गलत आंसर दोगे ना, तो जब आपको उसका सही आंसर मिलेगा, तो वो आपको हमेशा याद रह जाएगा। आप ये समझिए। को यूट्यूब पे इतने आंसर देने हैं, कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए। वो मार्क जकरबर्ग घबरा जाना चाहिए, बोले क्या हो रहा है ये रोज रोज 10 से 11 के बीच। समझ लो। नहीं सॉरी, सुंदर पिचाई। मार्क जकरबर्ग तो फेसबुक का है, सुंदर पिचाई है हमारा अल्फाबेट का। तो वो घबरा जाना चाहिए यार। ये क्या हो रहा है 10 से 11 में रोज कमेंट पे कमेंट आ रहे, कमेंट पे कमेंट आ रहे। जल्दी बताइए, डीम्ड पब्लिक कंपनी को अपने मेंबर बढ़ाकर 7 करने पड़ेंगे क्या? कंफ्यूज कर दूं आपको? आप में से ज्यादातर लोगों ने सोचा होगा कि हाँ यार, डायरेक्टर तो 2 से बढ़ाकर 3 करे, क्योंकि पब्लिक कंपनी इसको माना है तो पब्लिक कंपनी की तरह इस पे अप्लाई होंगे। तो यस, मेंबर भी 2 से 7 करने पड़ेंगे, ऐसा ही सोच रहे हो आप? नहीं, इसको अपने मेंबर्स को 7 करने की जरूरत नहीं है। दिमाग घुमाई यार। बोले क्या हो रहा है? अभी तो सर आप बोल रहे हो कि एज ए पब्लिक कंपनी हमको इसको ट्रीट करना है। आपने ऊपर डायरेक्टर बढ़वा दिए 2 से 3, यार मेंबर बढ़ाने का आप ना बोल रहे हो। मैंने आपको बोला था एक शब्द का खेल है, एक शब्द का। पब्लिक कंपनी की तरह ही इसको हम मान रहे हैं। लेकिन लॉ में क्या लिखा है आप देखिए। यहाँ पर मैं ये पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। मिनिमम पर्सन रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट, मिनिमम पर्सन रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट, क्या लिखा है लॉ मेकर ने? लॉ मेकर सिर्फ उस रात को ही फूंक के बैठा था भाई। बाकी तो होशियार आदमी है यार। तुम क्या समझ रहे हो लॉ मेकर को? देखो लॉ मेकर ने क्या लिखा है, मिनिमम पर्सन टू रिक्वायर्ड अ प्राइवेट कंपनी टू इनकॉर्पोरेट अ प्राइवेट कंपनी इज 2 मेंबर्स। इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे 2 मेंबर रिक्वायर्ड है प्राइवेट कंपनी के लिए। मिनिमम पर्सन रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट अ पब्लिक कंपनी 7 मेंबर। यानी पब्लिक कंपनी को जब आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, तब आपको 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है। यहाँ तो पब्लिक कंपनी ये एक जरिए से बन गई है, क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर लिए है उसके 50% से ज्यादा वोटिंग राइट, इसलिए अब ये डीम्ड पब्लिक कंपनी बन गई है। तो यहाँ पर आपको 7 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7 की रिक्वायरमेंट कब थी? इनकॉर्पोरेट द पब्लिक कंपनी। क्या यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो रही है? वो तो डीम्ड पब्लिक कंपनी बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि आपने 50% या उससे ज्यादा वोटिंग राइट उसमें एक्वायर्ड कर लिया एक पब्लिक कंपनी ने। तो यहाँ पर आपको उसके मेंबर्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यार डायरेक्टर क्यों बढ़ा। डायरेक्टर इसलिए बढ़ा है कि वहां लिखा ही था कि भाई पब्लिक कंपनी में इतने डायरेक्टर होने चाहिए और प्राइवेट कंपनी में इतने होने चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है। मेंबर्स के लिए क्या लिखा है? इनकॉर्पोरेट करने के लिए 7 मेंबर होने चाहिए। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे कहाँ इनकॉर्पोरेशन हो रहा है? यहाँ तो वो डीम्ड पब्लिक कंपनी बन रही है किसी और तरीके से। तो यहाँ पर आपको 2 से 7 करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आपको लिखना है अच्छे से नोट्स बना के। ये मैं कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ। अभी हम आएंगे, अभी तो देखो, अभी तो और अभी और एनालिसिस पे करेंगे। अब एक चीज और पूछता हूँ। अब यहाँ पे बात आएगी, आप समझ लो लॉजिक की। अब हम एक सेक्शन को यहाँ पर लिंक करेंगे। एक अभी पहले करा था 204, जिसमें सेक्रेटरी ऑडिट मैंने आपको बताया। अब हम यहाँ पे एक सेक्शन लिंक करेंगे, सेक्शन
103। क्या हेडिंग है सेक्शन 103 का? क्वोरम ऑफ जनरल मीटिंग। क्या हेडिंग है? क्वोरम ऑफ जनरल मीटिंग। तो सेक्शन 103 के हिसाब से प्राइवेट कंपनी के कोरम कितना होना चाहिए, यानी जनरल मीटिंग में कम से कम कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए, कितने मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए? एटलीस्ट 2 members shall be present at जनरल मीटिंग ऑफ प्राइवेट कंपनी। मतलब कोरम कितना हो गया प्राइवेट कंपनी के लिए? एटलीस्ट 2 members। कोरम का मतलब आपको समझ गया ना, कि कम से कम इतने लोग तो मीटिंग में मौजूद होने चाहिए, तभी वो मीटिंग को वैलिड माना जाएगा, वरना फिर वो मीटिंग खारिज हो जाएगी। पब्लिक कंपनी के लिए क्या बोला है? कि एटलीस्ट 5 members shall be present at जनरल मीटिंग ऑफ पब्लिक कंपनी। मतलब पब्लिक कंपनी का quorum कितना हो गया? एटलीस्ट 5 members। अब आप बोलेंगे सर ये आप अभी हमको यहाँ पे क्यों बता रहे हैं पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन समझाने के टाइम? भाई अभी जो आपने ऊपर पढ़ा कि पब्लिक कंपनी को 2 से 7 करने की कोई जरूरत नहीं है, लॉ में कहीं नहीं लिखा। लेकिन क्योंकि ये डीम्ड पब्लिक कंपनी है, इस पे सारे प्रोविजंस ऐसे अप्लाई होंगे जैसे ही पब्लिक कंपनी है, तो इसको 2 से 5 तो करने पड़ जाएंगे ना भाई। क्योंकि अब ये डीम्ड पब्लिक कंपनी है, इसकी जनरल मीटिंग में कम से कम क्वारम कितना होना चाहिए मेंबर्स का? 5 members का होना चाहिए, कम से कम 5 members तो प्रेजेंट होने चाहिए। अब अगर उसके पास सिर्फ 2 ही मेंबर है तो क्या चलेगा? भले ही उसको 2 से बढ़ाकर 7 नहीं करना है, लेकिन जब हम सेक्शन 103 को लिंक करेंगे पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में, तो उसको 2 से बढ़ाकर 5 तो करना ही है। समझ रहे हो? आप कंपनीज एक्ट को कभी भी एक फ्लो में नहीं पढ़ सकते कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद पढ़ लिया। आपको सारे सेक्शंस को इंटरलिंक करना पड़ेगा, तब आप असल में सही कंपनी लॉ पढ़ पाएंगे। अब आप देख लेना यूट्यूब पे कहीं भी सर्च करके। मैं खुद की बढ़ाई तो नहीं कर रहा, ना मैं खुद को दूसरों से अच्छा बोल रहा हूँ, लेकिन इस लेवल का एनालिसिस, इस लेवल का इंटरप्रिटेशन आपको यूट्यूब लेवल पे नहीं मिलेगा, कोई नहीं देगा आपको। तो ये जो हम आपको फ्री पढ़ा रहे हैं, आपसे बस गुजारिश है कि हमारे को रतन टाटा वाला एक्सपीरियंस मत करा देना, कि जब उन्होंने आपके बारे में सोचा और एक अच्छी सी कार निकाली बजट में, तो आपने उनको इतना जबरदस्त फेल किया कि फिर वापस उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं। तो हमारे साथ आप ये मत करना कि आइंदा कोई और ऐसा सोचे ना कि आप लोगों को आकर फ्री में अच्छा एजुकेशन दिया जाए। ये आपसे गुजारिश है। तो कितने भले ही उसको 7 नहीं करने हैं, लेकिन 103 ने जब 103 सेक्शन को हमने लिंक करा, तो उसने बताया भाई कोरम कितना होना चाहिए पब्लिक कंपनी का? एटलीस्ट 5 members। तो हमको 3 से बढ़ाकर 5 तो करने ही है भाई। क्या करने हैं? 5 तो करने ही है। ठीक है? अब आज के लिए, वैसे तो मैं सोच रहा था कि सब्सिडियरी कंपनी भी आपको आज पढ़ा दूं, लेकिन सब्सिडियरी कंपनी अपने आप में आपका 1.5 घंटा खाएगी, तो फिर ये लेक्चर फिर काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो एक लास्ट चीज डिस्कस कर लूं मैं, फिर इस लेक्चर को अपने रैप अप कर देंगे। तो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि 50% से ज्यादा का अगर वोटिंग राइट एक्वायर्ड कर लेती है पब्लिक कंपनी एक प्राइवेट कंपनी में, तो उसको, कोई भी कंपनी में, एक कंपनी दूसरी कंपनी में समझ लो, तो उसको सब्सिडरी कंपनी मान लिया जाएगा। ठीक है? एक कंपनी, यानी समझ लो एक कंपनी वन अगर कंपनी टू में, तो उसको सब्सिडरी कंपनी माना जाएगा। अब मेरा आपसे सवाल है, व्हाट इज मेंट बाय मोर देन 50%? सवाल खत्म नहीं होंगे यहाँ पे। देखो आप जल्दी बताइए, व्हाट इज मेंट बाय मोर देन 50%? क्या मोर देन 50%
एंड 51%, क्या ये दोनों सेम है, या मतलब आपके दिमाग में अलग अलग होवे है क्या? बताइए जल्दी, ये अलग अलग होवे है कि सेम होवे है? मोर देन 50% का मतलब क्या है, जल्दी से बता दीजिए मुझे। मोर देन 50% का मतलब क्या है, फटाफट फटाफट, जल्दी। और ये आपको लग रहा होगा कि ठीक है, क्या है, ये नहीं जानेंगे तो, लेकिन आप समझिए कि जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। लॉ मेकर ने क्या पूछा है, लॉ मेकर ने डेफिनेशन में क्या दिया है, सब्सिडियरी कंपनी जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा होगा कि इफ अ कंपनी एक्वायर्ड मोर देन 50% ऑफ वोटिंग राइट ऑफ अनदर कंपनी देन इट बिकम सब्सिडियरी कंपनी, और आपने अगर लिख दिया 51%, रॉन्ग हो जाएगा भाई, आपके मार्क्स जीरो हो जाएंगे। मोर देन 50% का मतलब 51% नहीं होता है। अगर मोर देन 50% की जगह आपने 51% लिख दिया तो गलत हो जाएगा, आपके मार्क्स जीरो हो जाएंगे। मोर देन 50% का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 50% प्लस वन। क्या होता है इसका मतलब? 50% प्लस वन। मतलब आप समझ लीजिए कि एक कंपनी है ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड, जिसके 1,000 शेयर्स है। अगर एक्स वाई जेड लिमिटेड ने इसके मोर देन 50% शेयर एक्वायर करे, मतलब 500 प्लस वन, यानी कि 501 शेयर एक्वायर कर लिए अगर, तो एक्स वाई जेड जो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है वो एक्स वाई जेड लिमिटेड की सब्सिडरी बन जाएंगी। लेकिन यहीं पे अगर समझ लो आपने एग्जाम में ये लिख दिया कि भाई एबीसी प्राइवेट लिमिटेड जो है उसके 1,000 शेयर है, और एक्स वाई जेड लिमिटेड को उसको अपनी सब्सिडरी बनाने के लिए 51% शेयर एक्वायर करने पड़ेंगे। मतलब आपने क्या लिख दिया, 1,000 इंटू 51%, 510 शेयर। लो मेकर ने क्या लिखा, 501 अगर एक्वायर कर लेगा, अगर उसके 1,000 शेयर है और तूने उसके 501 एक्वायर कर लिए, तो भाई वो तेरी सब्सिडरी बन जाएगी। लेकिन आपने मोर देन 50 की जगह क्या लिख के आ गए, 51, तो आपने क्या लिख दिया, 510। अब लो मेकर का ईगो हर्ट करा ना, बोले साले मेरे से ज्यादा होशियार है क्या तू? बोले मैं फूकता हूँ रात में, वो बात हटा दे तू, पर मेरे से ज्यादा होशियार है क्या तू? तो लॉ मेकर ने क्या लिखा है, मोर देन 50%। मोर देन 50% और 51% में जमीन आसमान का फर्क है। तो भी मैंने आपको 1,000 का आंकड़ा बताया, जब आप ये आंकड़े को लाखों और करोड़ों में लेके जाएंगे, तो यहाँ पे जो 9 शेयर का फर्क आ रहा है ना, वो 9,000, 10,000, 9 लाख, 9 करोड़ शेयर्स का फर्क आ जाएगा। उस पर वोटिंग राइट्स का फर्क आ जाएगा। तो सिर्फ मोर देन 50 और 51 में जमीन आसमान का फर्क खड़ा हो जाएगा। तो ये मैंने आपको आज क्यों बताया, कल हम पढ़ेंगे सब्सिडरी कंपनी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोर देन 50% का मतलब क्या होता है। अब आज की इस क्लास को तो हम यहीं पे खत्म करेंगे, लेकिन इसको खत्म करूं उससे पहले एक थोड़ा सा आपके साथ मैं डिस्कशन करूं। अभी जैसे कि मेरे को इंस्टाग्राम पे एक सवाल आया था, ये आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है, कोई भी दबा दबा के स्किप मत कर देना इसको। मेरे को मालूम है तुम क्या करोगे, मैं भी कुछ वक्त पहले वहीं था, वहां से फिर यहाँ आया हूँ इस तरफ। तो एक बच्चे ने मेरे को पूछा कि सर, मैंने 12th के बाद बीकॉम किया, फिर मैंने एमकॉम कर लिया, अब मेरी थोड़ी सी उम्र ज़्यादा हो गई है, मैं सोच रहा हूँ कि कंपनी सेक्रेटरी पढूं, तो क्या मुझे पढ़ना चाहिए क्या? काफ़ी लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं बहुत लेट हो गया हूँ शुरू करने के लिए। तो बेटा जी, अब उसको मैं सोच रहा था खुद से बता दूं, लेकिन मैंने सोचा आज क्लास में डिस्कस करूंगा। मैं आपको मेरी स्टोरी बता रहा हूँ कि मैं इस कोर्स में आया कैसे था एज ए स्टूडेंट। मैंने पहले बीकॉम खत्म किया, 12th के बाद मुझे यानी ऐसा था कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कुछ नहीं पढ़ना है, अपने को थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स रखना है, ऐसा सीएस वगैरह कुछ पढ़ना नहीं है। तो मैंने बीकॉम में एडमिशन लिया अच्छी कॉलेज में, वहाँ पे अच्छा पढ़ा, 78-80% से अपने बीकॉम क्लियर करा। और बीकॉम के बाद मैंने एडमिशन ले लिया था एमबीए में। लेकिन जब मैं एमबीए पढ़ने गया तो मेरे को पढ़ने में मज़ा नहीं आ रही थी कि यार पढ़ तो लेंगे, अपने पास कर लेंगे, लेकिन जो किक चाहिए वो मज़ा नहीं आ रहा है यार। तो फिर मैंने ड्रॉप आउट ले लिया। मैं 11 दिन कॉलेज गया, कॉलेज तो ज़बरदस्त थी, जिसमें मैंने बीकॉम पढ़ा उसी में मैं पढ़ने गया था, तो कॉलेज तो एक नंबर थी, लेकिन मेरे को पढ़ाई में मज़ा नहीं आ रहा था वो वाली।
तो मैं बोला यार जिसमें मज़ा नहीं आ रहा वो काम तो अपन कर पाएँगे नहीं। तो मैंने उसमें से ड्रॉप आउट ले लिया। अब मुझे 3-4 महीने लगे ये जानने में कि मुझे क्या पढ़ना है। तो फिर मेरा अचानक से इंटरेस्ट बना लॉ पढ़ने में। अब लेकिन मैं तो ड्रॉप आउट ले चुका था तो इस साल तो कुछ कर सकते नहीं थे। अब लॉ पढ़ने में इंटरेस्ट बना जब तक मुझे पता नहीं था देखो सीएस करके भी कुछ कोर्स है। सिर्फ़ सीए ही वो टाइम फेमस था वो ज़रा-सा, यानी बहुत पुराना भी नहीं, मैं पहले थोड़ा टाइम पहले की बात बता रहा हूँ। यानी मुझे ये नहीं पता था कि सीएस यानी लॉ पढ़ाया जाता है। एक ऐसा मालूम था कि एक कंपनी सेक्रेटरी करके कोर्स है। तो मेरा लॉ में इंटरेस्ट बना। अब लॉ तो क्या था एलएलबी। तो मैंने मस्त मोटिवेट हो गया था कि एलएलबी पढ़ना है। मैं बाज़ार गया, किताबें ले आया मोटी-मोटी लॉ ऑफ टॉर्ट्स की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। मोटी-मोटी 2-2 हज़ार 1500-1500 पेज की, जो डॉक्यूमेंट्रीज़ होती है पूरी। वो लेके हमारे एक फैमिली लॉयर्स हैं, उनके पास मैं गया, अच्छे लॉयर बड़े वो। किताब लेके कि भाई अब मैं शुरू कर रहा हूँ, तो एक आपका एडवाइस लेना आया हूँ। तो जब मैं किताब लेकर उनके पास गया, तो बोले, "ये क्या लाया है?" बोला, "मैं सोच रहा हूँ कि अब एलएलबी शुरू करूँ, तो ये मैं किताब लेकर आया, ये पढ़ना पड़ेगा ना?" बोले, "यार, ये इतना सारा सर अभी नहीं पढ़ने का होता। ये तो जब तू लॉयर बन जाएगा, तो तेरे को बाद में ज़रूरत पड़ेगी इसके में से रेफरेंस लेने के लिए।" तो उन्होंने कबाट में से एक किताब निकाली। वो तीनों में से वो तीनों अपने आप में इतनी मोटी-मोटी थी, उन्होंने एक इतनी मोटी किताब निकाली। बोले, "एक सेमेस्टर में ये कंटेंट आएगा। तेरे को ये पढ़ना है, तो पास हो जाएगा।" यानी इतना मुश्किल नहीं है, जितना तू समझ के आ रहा है। फिर मैंने देखा कि यार अगर ये इतना मुश्किल नहीं है, मतलब ये काफ़ी लोग कर रहे हैं। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं किसी किसी प्रोफ़ेशन की बुराई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे उस वक़्त ऐसा कुछ पढ़ना था कि जिसमें पास होने में ही आपको तारे याद आ जाओ। यानी ये पास होने में आपकी 4 हो जाओ। आप समझिए। तो अब मेरे को पढ़ना लेकिन लॉ था। तो जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तो मेरे को पता चला कि यार कंपनी सेक्रेटरी एक कोर्स है जिसमें लॉ पढ़ाया जाता है। अब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है मुस्तफ़ा। देखो ये थोड़ा-सा एक 5-7 मिनट का डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त आपको काम में आएगा कि एक अच्छा दोस्त होना कितना ज़रूरी है। मेरा एक दोस्त है मुस्तफ़ा जो सीएस कर रहा था। उसने 12th हमने साथ में किया, उसने 12th के बाद ही कर लिया था। अब जब मैं शुरू करने जा रहा था, यानी मैंने बीकॉम पढ़ा, उसमें 1 साल मैंने खराब किया, उसके बाद 1 साल लॉकडाउन लग गया। यानी 5 साल, 12th के बाद 5 साल हो गए, अभी तक तो मैंने कुछ शुरू ही नहीं किया है और उसको कंपनी सेक्रेटरी बने हुए अब 2 साल हो गए। तो मैंने उससे पूछा कि यार तूने सीएस पढ़ा है, इसमें लॉ वगैरह है? बोला हाँ। अच्छा वो ज़बरदस्त आदमी है मुस्तफ़ा। ऑल इंडिया रैंक 1 सीएस फाउंडेशन, ऑल इंडिया रैंक 2 सीएस एग्जीक्यूटिव, ऑल इंडिया रैंक 3 सीएस प्रोफेशनल। बताओ, ऐसे दोस्त पाले तुम्हारे भाई ने। ऐसे अच्छे लोगों के साथ उठता-बैठता हूँ भाई मैं। भले थोड़ा-सा लैंग्वेज का ऐसा है, बाकी अच्छे लोगों के साथ उठता-बैठता हूँ, ऐसा नहीं है। तो मैंने उससे पूछा, बोला हाँ यार बहुत ज़बरदस्त कोर्स है, अच्छा है, डिटेल में लॉ है। सबसे ज़्यादा लॉ मेरे ख़्याल में आप ही पढ़ रहे हो, लॉ के महारथी हो आप लोग, आप समझ लो। तो जब मैंने उससे पूछा उसने बताया कि शुरू करना चाहिए, मैंने शुरू किया। अब देखो ये मैं बता रहा हूँ एक अच्छा दोस्त होना कितना ज़रूरी है। ये मैंने आपको उस बात का तो जवाब दिया है कि लेट हो गए तो क्या करें, शुरू करना चाहिए। मैंने भी बहुत लेट शुरू किया, लेकिन आपकी दुआ से आज यहाँ बैठा हूँ। अब जो ये मेरा दोस्त है मुस्तफ़ा, मैं आपको बताऊँ कि आपके पास आप जिनके साथ उठते-बैठते हो वो बहुत अच्छे होना क्यों ज़रूरी है? अच्छे से मतलब है वो आपका अच्छा चाहने चाहिए। उनको ये नहीं होना चाहिए कि आप उनसे आगे निकल गए तो यार दिक्कत हो जाएगी। मैं जब सीएस एग्ज़ीक्यूटिव का एग्ज़ाम दे रहा था, तो मैंने दोनों ग्रुप साथ में दिए थे। अब जब आपको पता होगा पैटर्न कैसा होता है, पहले फर्स्ट ग्रुप का एक पेपर, फिर सेकंड ग्रुप का एक पेपर, फिर फर्स्ट ग्रुप का एक पेपर, फिर सेकंड ग्रुप का एक पेपर। तो मैंने पहला एग्ज़ाम दिया जेआईजीएल, ज़बरदस्त गया है मेरा। मेरा स्पीड बहुत स्लो है, राइटिंग तो तुमने देख ही लिया कितने ज़बरदस्त है मेरे। उसके साथ में थोड़ा स्पीड भी ज़बरदस्त है, यानी स्लो है। तो मैं 80 मार्क्स का ही पेपर लिख पाता हूँ। मैं 100 मार्क्स का पेपर पूरा नहीं कर पाता हूँ। तो मैंने जेआईजीएल मस्त 81 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आया था, तो मेरे लिए बहुत अच्छा गया था वो पेपर। मैंने बोला चलो अच्छा जा रहा है, हो सकता शायद रैंक फोड़ देंगे इस बार तो अपने। अब सेकंड पेपर था एसएलसीएम, जो अभी आपका नाम है सीएमएसएल, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ। तो वो मेरा यार खराब चला गया, थोड़ा यानी एवरेज चला गया। मैं 67 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाया। तो दिमाग मेरा खराब हो गया क्योंकि मेरा पहला पेपर अच्छा गया था, तो मैं सोचा था भाई अब तो रैंक फोड़ देंगे अपना। लेकिन वो पेपर साला खराब चला गया और फिर लोगों ने मेरे को डरा दिया कि यार 67 मार्क्स का तूने अटेम्प्ट किया है, तो आईसीएसआई का तू समझ ले, तू जितना लिख के आएगा उसके 60% मार्क्स आएंगे। तो मैंने इसका 60% निकाला तो 41 42 हो रहे थे। तो मैं डर गया, बोले यार ये तो फेल करा देंगे 39 पे तो। फिर अगला पेपर था कंपनी लॉ का। क्योंकि मैंने इस पेपर को दिमाग पे ले लिया था, मेरा कंपनी लॉ का पेपर भी थोड़ा सा खराब चला गया। इससे तो अच्छा गया था एसएलसीएम से, पर कंपेरेटिवली खराब चला गया यार। अब मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया, क्योंकि पहला पेपर जाने के बाद मैं सोच रहा था कि रैंक फोड़ेंगे और 2 पेपर एवरेज चले गए। इसमें भी मैं सिर्फ़ 68 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाया। मेरा स्पीड बहुत स्लो है, मैं 70 से लेके 80 मार्क्स के बीच में अटेम्प्ट कर पाता हूँ पेपर, अभी भी। कोई भी पेपर हो, चाहे वो स्कूल में था, फिर कॉलेज में आया, सीएस में, एलएलबी में, सब में 80 मार्क्स का ही मैंने पेपर अटेम्प्ट कर पाया।
अब मेरा ये पेपर भी यार थोड़ा सा खराब चला गया था, यानी एवरेज। अब दो पेपर एवरेज चले गए तो दिमाग हो गया बहुत खराब। अगले दिन चौथा पेपर था, ये इस इकोनॉमिक ये हमारे में ईबीसीएल बोलते थे, अभी शायद ईसीआईपीएल नाम है, ईसीपीएल। अब ये जो पेपर था, जब मैं आके मेरा दिमाग इतना खराब था, दो पेपर खराब चले गए, मेरा दिमाग पूरा एग्जॉस्ट हो गया था, 3 दिन से सोए भी नहीं है। आके मैंने बुक खोली तो यार कुछ समझ में ना आ, ऐसा लगे कि यार ये जो पढ़ रहा हूँ ऐसा लग रहा है पहली बार पढ़ रहा हूँ, जबकि एक साल से मैंने कम से कम 2 दिन रिवीजन करके बैठा हूँ। मैंने बुक खोला तो ऐसा लग रहा है पहली बार पढ़ रहा हूँ। तो मैंने एक डिसीजन लिया कि भाई अब एग्जाम नहीं देना है। आप देखना मेरा दोस्त कितना जबरदस्त मेरे काम आया है। अब मैंने डिसीजन ले लिया कि यार एग्जाम नहीं लेना है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, दो पेपर खराब चले गए और पास हो भी गए तो ऐसा पास नहीं होना यार, अपने को तो रैंक लाने का है। यानी मेरे दिमाग में ऐसा था अच्छा पेपर गया तो रैंक लाना है, नॉर्मल पास नहीं होना, या तो फेल हो जाएंगे, मतलब ऐसा बेवकूफ तो मैं था ही। वैसे शब्द तो मैं दूसरा इस्तेमाल करना चाह रहा था, पर ये सभा में कर नहीं सकता हूँ, इसलिए बेवकूफ शब्द का मैंने इस्तेमाल कर लिया। तो मैं सोचा कि यार अब नहीं देना। मैंने मेरे दोस्त को फोन लगाया, मुस्तफा को, रात में, कि भाई अब मैं सोच रहा हूँ कल ईबीसीएल पेपर है, वो मैं नहीं दे रहा हूँ यार, और परसों एसबीआईएल है। तो अब क्योंकि ग्रुप 1 के पेपर कंपनी लॉ भी ठीक ठाक गया है, जीआईजेल भी अच्छा गया है, तो अब मैं सोच रहा हूँ सिर्फ ग्रुप 1 देके इसको खत्म कर दूं। और वो रात से मेरे को समझा रहा है, मेरा दिसंबर अटेम्प्ट था क्योंकि 2 बजे का पेपर होता है। वो रात से मेरे को समझा रहा है, यासीन मेरे भाई तू ये समझ कि एग्जाम देने जा, तेरे को फेल ही होना है, तेरे को फेल ही होना है अगर, तो एग्जाम देने जा और वहां पर जाकर फेल हो तो कुछ मत कर, जाकर रोल नंबर लिख, थोड़ी देर बैठ और आ जाना, तेरे को पता चलेगा पेपर कैसा है। तू छोड़, मैं उसको रात से बोल रहा हूँ, नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा भाई, मेरे ऐसे नहीं जाना यार, मेरे को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। अब मैं एसबीआई का तैयारी कर रहा हूँ और उसका एग्जाम दूंगा, मेरे को देना ही नहीं है एबीसीएल, मेरे को कुछ समझ आ भी नहीं रहा। और रात को मैं सो गया, जम गया, 3 दिन से मैं सोया नहीं था। इस रात को मैं 9 बजे सोया और दूसरे दिन सुबह 9 बजे उठा, 12 घंटे का जबरदस्त नींद पूरा करके उठा। वो उस और मैंने जब खोला तो उसके जबरदस्त मैसेज, 20-25 मैसेज, वो यही बोल रहा है भाई तू जा, तू एग्जाम दे के आ, एग्जाम दे के आ, भले फेल होना, एग्जाम दे के आ। और जब मैं सुबह उठा, मैंने कॉल लगाया कि भाई मैं नहीं जा रहा हूँ, तू समझ, तू मेरे को इतना मत समझा, तू समझ मैं नहीं जा रहा हूँ। और मैं पढ़ने लगा एसबीआईएल, क्योंकि अगले दिन, इसके अगले दिन तो एसबीआईएल पेपर है। तो मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ एसबीआईएल। उस दिन फ्राइडे था, हमारे फ्राइडे को नमाज पढ़ने जाना होता है। तो मैं नमाज पढ़ने चला गया, मैं अमूमन मोबाइल लेकर नहीं जाता हूँ, लेकिन उस दिन गलती से मेरे जेब में मोबाइल चला गया। अब ये मेरे को बार बार हर 15 मिनट में तो फोन कर ही रहा है। इसका फिर से मेरे को फोन आया 1:15 बजे, जब मैं मस्जिद में था, कि भाई देख 2 बजे का पेपर है, अभी भी 45 मिनट है, मैं तेरे को बोल रहा हूँ तू जा यार एग्जाम दे दे, तू रोल नंबर लिख के आ जाना, रोल नंबर लिख, आधा घंटा बैठ, तेरे को पेपर का आइडिया होगा, तेरे को मालूम चलेगा कि अगले अटेम्प्ट में जब तेरे को देना है अगर, तो कैसा पेपर आने वाला है, तो तू जाकर बैठ। पिछले 18 घंटे से मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही थी, अचानक से मेरे को लगा कि हाँ यार जाकर बैठता हूँ। फटाफट मैं मस्जिद से बाहर निकला, मम्मी को बोला मम्मी लाओ पेन और पेट दो, पढ़ा तो कुछ नहीं है, और जाकर मैं एग्जाम में चला गया। लेकिन क्योंकि मैं 12 घंटे सो चुका था, मेरा दिमाग इतना ज्यादा रिलैक्स हो गया था, तो जो उस दिन रात में मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है सब कुछ पहली बार पढ़ रहा हूँ, तो वो दिमाग रिलैक्स होने के बाद जब मैं एग्जाम में बैठा, और वो पेपर ऐसा लग रहा था जैसे मैं पूरा 25 घंटे पढ़ के आया हूँ पिछले। मेरे को उसमें सिर्फ 67 मार्क्स का आता था, लेकिन अब एक दिन पहले पढ़ के नहीं गए हो, इतने टेंस हो, उसके बाद भी 67 मार्क्स का आना बड़ी बात है। तो मैं वैसे भी 67 to 70 मार्क्स से अटेम्प्ट कर पाता हूँ। तो मैंने 67 मार्क्स का लिख दिया और मैं आ गया। मैं आपको बताऊं मेरे ईबीसीएल में 54 मार्क्स आ गए, मतलब मेरा अटेम्प्ट बच गया। अगर मैं मेरे उस दोस्त की बात नहीं मानता और उसको मैं स्किप कर लेता तो मेरा एक अटेम्प्ट लग जाता। उसने मेरे को इतना ज्यादा फोर्स किया, इतना ज्यादा फोर्स किया है कि भाई जा, भाई जा, भाई जा, भाई जा, भाई जा, और मैं जाकर एग्जाम दे के आया, 54 मार्क्स आ गए और अटेम्प्ट निकल गया। आप समझ रहे हो, वरना जबरदस्ती का मेरे 6 महीने बिगड़ जाते। तो आपके पास एक बहुत अच्छा दोस्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी अभी सिर्फ पढ़ने की उम्र नहीं है, आपकी अच्छे लोगों के साथ रहने की उम्र भी है। आप ये 20 से लेके 25 की उम्र तक में किन लोगों के साथ उठते बैठते हो, कितनी मेहनत करते हो, ये डिपेंड करेगा कि 25 के बाद 40 तक आपका जीवन आपको कहाँ ले जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छे दोस्त बनाओ और दोस्त बनाओ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई नहीं मैं तो नहीं रहता हूँ, 4-5 दोस्त होने चाहिए। दोस्त तो दवाई है भाई, आप उनके साथ बैठेंगे तभी आपको, वैसे ही आपको अच्छा लगने लग जाएगा। तो अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्तों की सलाह को मानो। मेरा ये जो दोस्त है मुस्तफ़ा, ये मेरा बहुत बेहतरीन दोस्त है, और बहुत मुमकिन है कि आने वाले वक्त में आपको एक सब्जेक्ट ये पढ़ाएगा।
और बहुत बेहतरीन पढ़ाएगा क्योंकि तीनों लेवल पे ऑल इंडिया रैंक है। चलो मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो गया। कल लेकिन जब सब्सिडियरी कंपनी आपको पढ़ाऊँगा, तो डिस्कशन हम कम करेंगे, डेमोंस्ट्रेशन आपको मैं ज़्यादा दूँगा। ठीक है? तो बहुत शुक्रिया आपका ये लेक्चर को देखने के लिए एंड थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं कल। बाय-बाय।